नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। देश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाए जाने को लेकर आज लखनऊ में एडवोकेट शून्य सईद काबरशीदी ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है। मणिपुर और नूह की घटना का उदाहरण देते हुए मौलाना काब ने इस घटना से पूरे दुनिया में हमारी छवि धूमिल हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक मणिपुर हिंसा को शांत नहीं कर पाया है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा की सरकार में हुए हिंसा का निराकरण सर्वदलीय बैठक कर समाप्त कर दिया था। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। इससे साफ है ये सरकार सेक्युलर का सिर्फ ढोंग करती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन के लेख का विरोध करते हुए कहा कि भारत की पहचान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान से उनके द्वारा लिखा गया संविधान सबके लिए है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बल पर जो लोग विश्व गुरु बनना चाहता है वही संविधान बदलने का विरोध नहीं कर रहे हैं। वह डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज लखनऊ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आपके सामने मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद साद सिद्दीकी है, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ, और हमारे बीच जो हमारे साथी एडवोकेट्स हैं वो फुरकान पठान साहब हैं और रेहान अहमद साहब हैं, एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट लखनऊ से। और हमारे बीच जो मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर, बहुत रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो भी एडवोकेट हैं, सैयद काब रशीदी साहब। तो हम लोग की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली जो हमारा जो डिस्कशन है और जो हम लोग बातें हैं सामने रखना चाहते हैं वो करंट सिचुएशन जो इंडिया में चल रही है रिगार्डिंग कम्युनल हार्मनी और इसका क्या रोल है हमारे मतलब सांप्रदायिक जो माहौल चल रहा है आज इंडिया में, जो हम लोग की जो सिचुएशन जैसे हरियाणा मेवात में हम लोग देख सकते हैं जो सिचुएशन अभी पैदा की गई हुई, क्या बल्कि पैदा की गई ये ज़्यादा बेहतर होगा कहना, फिर वो किस इंटेंशन से पैदा की और किन लोगों ने की और उन लोगों का आगे क्या रोल हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें, बहुत से इवेंट्स अभी इंडिया में होने बाकी हैं और स्टेट वाइज क्या क्या चीज़ें होनी बाकी हैं। मेरे कलीग्स भी हैं। हम 5 इशू पर बात रखेंगे। सबसे पहले ये बात हम सब के सामने है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम G20 के नाम पर हमारे पास में दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और भारत बहुत ही गौरव के साथ में, आनंद के साथ में इस पल को जीने जा रहा है। चाहे वह चंद्रयान 3 का इशू हो, पूरी दुनिया के अंदर एक इतिहास भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से बनाया गया है। लेकिन उस बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमको काफ़ी पीछे ले जाती है। मैं शुरुआत करता हूँ मेवात के अंदर और नूह में जो हिंसा हुई है। हिंसा बहुत भयानक थी। देश के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को जब वो अपनी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो किसी को पथराव करने का या उन पर टारगेट करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राइट में गिना गया है। अब सवाल ये है कि जो हिंसा हुई वो किसकी नाकामी थी और किसकी कामयाबी थी, वो तो मैं समझता हूँ कि देश के लोग जानते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस हिंसा के बाद देश के अंदर एक ये नैरेटिव सेट किया गया कि एक रिलीजन ऐसा है जहाँ पर उसके मानने वालों की जब मेजॉरिटी हो जाती है तो वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। उस रिलीजन को टारगेट किया गया। आप देखोगे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया। चाहता हूँ, क्या दुनिया के अंदर आप ये कह सकते हो कि मुसलमान और इस्लाम जो एक रिलीजन है, तो क्या वो रिलीजन टेररिज्म को, आतंकवाद को, अलगाववाद को और फ़िरका परस्ती को प्रमोट करता है? एक तंत्र मंत्र के माध्यम से एक सरकारी इकोसिस्टम लगा करके इस बात को बहुत तेज़ी के साथ में प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है। 3 बातों पर हम सबको गौर करने की आवश्यकता है। अगर हम दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं जहां पर मुसलमान 90% हैं या 70% हैं, जैसे 76% UAE में है और 90% जॉर्डन, सऊदीया में है 99%। वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तो सुरक्षित हैं, हालांकि वहाँ स्टेट का रिलीजन भी इस्लाम है और जो पॉपुलेशन है वो भी मेजॉरिटी में मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती है, लेकिन वहाँ कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है।
तो फिर आप ये नैरेटिव कैसे सेट कर सकते हो एक स्पेसिफिक हिंसा के आधार पर कि भारत का मुसलमान और स्पेसिफिक इस्लाम धर्म ये टेररिज्म को प्रमोट करता है? ये बात समझ में नहीं आती है। सवाल ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने स्टार्ट की थी? क्या मुसलमानों ने की थी? जिसमें कई मिलियन लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसने की थी? जर्मनी के अंदर यहूदियों का नरसंहार किसने किया था? और एटम बम का उपयोग करके हिरोशिमा नागासाकी में आज तक वहाँ की जो नस्ल पैदा होती है वो डिजीज से, बीमारियों से जूझती है, क्या वो मुसलमानों ने किया था? तो पहली चीज़ ये है कि आप सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसका आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल आधार नहीं है। और दूसरी बात, जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि रिलीजियस आइडेंटिटी को निशाना बनाया जा रहा है इस देश के अंदर, चाहे वो ट्रेन की जयपुर वाली घटना हो या उसके अलावा एक मस्जिद के इमाम को मारने वाली घटना हो। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के साथ साथ में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो रिलीजन के आधार पर नहीं बना था, वो सेकुलरिज्म के आधार पर बना था। 47 में मुसलमानों को एक इस्लामिक स्टेट की तरफ बुलाया गया था, लेकिन मैं जिस आइडियोलॉजी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ, मौलाना मदनी हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, उन्होंने रिलीजन के नाम पर बनने वाले किसी भी मुल्क को अपोज ही नहीं किया था, बल्कि एक्सपोज भी किया था। तो इसलिए फिर ये तय किया था भारत के मुसलमानों ने कि वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में इस मुल्क के अंदर रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ में, मदरसों के साथ में, अपने कुरान के साथ में और अपनी धार्मिक मान्यताओं और सिद्धांतों के साथ में वो भारत ही में रहेंगे। और भारत के संविधान देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइज़र कमीशन के चेयरमैन ने 15 अगस्त में एक आर्टिकल लिखा है एक न्यूज़पेपर में, और उसमें उसने कहा है कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और कोई ऐसा आदमी नहीं है, ये वो आदमी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करता है। वो आदमी अगर पब्लिकली एक आर्टिकल लिखता है, वरना तो बोलने में तो लोग कहते हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, मैं ये बोलने वाला था बट निकल ऐसा गया। अब तो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, रिकॉर्ड सारे मौजूद हैं, आप कह रहे हो कि भारत का संविधान पुराना हो गया, अंबेडकर का संविधान अब इस लायक नहीं रहा कि वो एक गौरवशाली, वैभवशाली भारत का निर्माण उसके माध्यम से किया जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो दुनिया में जाना जाता है सेकुलरिज्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए। वो सरकार जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया भर में गाजे बाजे के साथ भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, सबसे पुरानी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कह रही है, उसी सरकार का एक अंग अगर उस लोकतंत्र की नींव कॉन्स्टिट्यूशन को खंडन करता है, उसको नया बनाने की मांग करता है, तो कितना ज़्यादा आपके बोलने में, आपकी कथनी और करनी में अंतर होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर डॉक्टर अंबेडकर के कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल की लंबी लड़ाई, स्ट्रगल का परिणाम है। संविधान को बनाने के लिए आज़ादी नहीं लड़ी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ करके अपना बलिदान दिया था, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, उस भारत को संविधान की लाइनों में दर्शाया गया है। अगर आप अंबेडकर के संविधान के विरोध में, तो आप कभी भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, इसमें कोई संकोच नहीं है। और लास्ट में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं खुद संविधान का और कानून का, विधि विधान का जानकार हूँ, कि अगर देश का कोई भी सनकी तानाशाह, चाहे वो केंद्र का हो या कोई राज्य का हो, संविधान को समाप्त करने का उसने सपना भी देखा है, तो भारत के हर घर से ऐसे युवा उठेंगे जो संविधान के, अंबेडकर के संविधान की किताबों को अपने हाथों में उठाकर इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।